Hindi version. नमस्कार एंड सत श्रीकाल दोस्तों। आज के वीडियो में मैं वीज़ा कैंसलेशन जो आजकल एयरपोर्ट पे हो रहा है उसके बारे में बात करूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंशन के लिए, और अगर आपका वीज़ा कैंसिल होता है या रिफ्यूज़ होता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और आपको इस सिचुएशन को कैसे नेविगेट करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी ये जेनेरिक है। इसका मतलब है कि ये आपके सर्कमस्टांसिस को डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपके सर्कमस्टांसिस में अप्लाई होती है तो प्लीज़ कोई भी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को जाके मिले। अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो आप हमें दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। द वीडियो को हिंदी में बनाने का पर्पज़ ये है कि ज़्यादातर जो लोग इस चीज़ से अफेक्टेड होते हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, ज़्यादातर इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, इवन बांग्लादेश से। सो इसलिए मैं हिंदी में ये वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ। ओके, सो वीज़ा कैंसिलेशन का क्या रीज़न है? सो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर आजकल जो उसका जो वीज़ा का जो कंप्लायंस है वो सारे ही डिफरेंट टाइप्स के वीज़ाज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। स्पेशली वो ज़्यादा पीछे पड़े हैं स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर हैं वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो अपनी कंडीशंस को स्टिक करें। ठीक है, आपको पता है कि लेटली बहुत सारा हाईलाइट हुआ इमिग्रेशन डिबेट, काफ़ी सारा पॉलिटिशियंस इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो जब भी इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई भी बात होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डेफिनेटली प्लस या माइनस जो भी उसमें फ़ायदा होता है, ज़्यादातर फ़ायदा होता है। तो इसलिए ये आजकल चीज़ ज़्यादा चल रही है। बट हम अपनी तरफ से वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में। हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को या वो कैसे सोचते हैं उनको नहीं रोक सकते, बट हम अपनी तरफ से अपने आप को बचा सकते हैं इन सारी चीज़ों से। सो कैंसलेशन कब हो रहा है? ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया या पाकिस्तान या अपने होम कंट्री वापस जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ एयरपोर्ट्स पे, जैसे हांगकांग एयरपोर्ट है, समटाइम सिंगापुर एयरपोर्ट, मलेशिया एयरपोर्ट, और इवन ऑस्ट्रेलिया के जो एयरपोर्ट हैं, एडलेड एयरपोर्ट, मेलबर्न एयरपोर्ट, और जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे जब इमिग्रेशन का चेक इन होता है वहाँ पे अपने केस ऑफिसर्स को या अपने ऑफिसर्स को बिठा के रखा है, जो बेसिकली रैंडमली जब आप अपने पासपोर्ट का डिटेल एंटर करते हो, चेक इन करते हो, तो रैंडमली लोगों को पिक करते हैं और फिर उनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर उनको डाउट होता है तो फिर उनके बारे में वो ज़्यादा तफ्तीश करते हैं, कई बार फ़ोन भी चेक करते हैं। डिपार्टमेंट को परमिशन है एक्ट के, माइग्रेशन एक्ट के जरिए कि आपका जो फ़ोन है वो चेक कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादातर केसेस में ये हुआ है कि ज़्यादातर लोगों ने अपने जो A20T कंडीशन है या तो उनके कोर्स से रिलेटेड है, लेवल नहीं मेंटेन किया, या ज़्यादातर लोगों का दूसरा जो मेजर रीज़न है कि उन्होंने अपने जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे 20 आवर्स पहले कर सकते थे, अभी 24 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उन्होंने काम की, उसकी वजह से लोग स्टॉप कर रहे हैं। और क्या करते हैं कि ऑन द स्पॉट ही वो आपको नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कंसीडर कैंसलेशन देते हैं, आधे घंटे का टाइम देते हैं आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर ही, एंड उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। अब डिपार्टमेंट को फ़ायदा ये है एयरपोर्ट पे वीज़ा कैंसिल करने का, क्योंकि वहीं से आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, स्टोरी खत्म हो जाती है वहीं पे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अगर आपने कोई अपने स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशन को ब्रीच किया, चाहे स्टडी नहीं की या लेवल कोर्स का मेंटेन नहीं करा, या फिर अटेंडेंस नहीं है, COE कैंसिल होगी, काफ़ी टाइम से COE होल्ड नहीं कर रहे हो, अगर ऐसी कोई दिक्कत, या फिर नंबर ऑफ़ आवर्स जो आप काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा हैं आपके रिक्वायर्ड आवर्स से, तो भी वो आपको नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कंसीडर कैंसिलेशन भेज सकते हैं। वो पहले क्या करते हैं, डिपार्टमेंट आपको पहले ईमेल भेजता है और चेक करता है कि आपके डिटेल्स क्या हैं, कॉन्टैक्ट आपका एड्रेस क्या है, ईमेल, फ़ोन नंबर, वो सारे डिटेल्स। फिर वो उसको कई 2 या 3 हफ्ते बाद आपको नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कंसीडर कैंसिलेशन भेजते हैं। और फिर उसमें नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कंसीडर कैंसिलेशन जब आपको भेजते हैं तो पूछते हैं कि आपका, हमें सस्पिशन है कि आप अपने वीज़ा की कंडीशन को ब्रीच कर रहे हो और हमें बताओ कि आपका वीज़ा क्यों नहीं कैंसिल होना चाहिए। तो ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। उस नोई को रिस्पॉन्ड करने के लिए जनरली वो 5 ही दिन देते हैं, कई बार थोड़ा बहुत 1-2 दिन की एक्सटेंशन दे देते हैं, बट वो बड़ा क्रिटिकल सा टाइम होता है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, अगर आपको नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कंसीडर कैंसिलेशन आया है तो प्लीज़ माइग्रेशन एजेंट से जाके मिलें और एक स्ट्रैटेजी जो है उसकी जस्टिफाई करें कि कैसे आप उसको बचा सकते हो या फिर आप बचने के चांसेस कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। जब आप अपना रिस्पॉन्स उनको सबमिट करते हो तो उस दौरान फिर 1 या 2 हफ्ते, कई बार 2 महीने भी लग जाते हैं, कई बार 3 मंथ्स भी लग जाते हैं। उस दौरान वो प्रोसेस करते हैं आपके जो रिस्पॉन्स को, और फिर उसके अकॉर्डिंग या तो आपका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं या फिर आपके वीज़ा को छोड़ देते हैं। ठीक है, सो अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है मानो, तो उसके बाद आप ऑन द सेम डे
आप अनलॉफुल नॉन सिटीजन हो जाते हो। जब आपका वीजा कैंसिल होता है तो इसका मतलब ऑन द स्पॉट आपका वीजा कैंसिल होता है, तो आप नॉन अनलॉफुल सिटीजन हो जाते हो। इसका मतलब है अगर आपको उस दौरान कोई भी फेडरल जो पुलिस है अगर आपको पकड़ती है तो आप यू आर सब्जेक्ट टू डिटेंशन, तो आपको डिटेंशन में डाल सकती है क्योंकि उस टाइम आपके पास कोई भी वीजा नहीं होता। स्ट्रैटेजी क्या होती है, जब आपका नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कंसीडर कैंसिलेशन होता है तभी से आप माइग्रेशन एजेंट के साथ मिलके उसकी स्ट्रैटेजी को डिटरमिन करें। बट अगर आपका वीजा कैंसिल हो गया है और अगर आपको आगे उसको चैलेंज करना, जनरली ऑनशोर कैंसिलेशन में आपको राइट्स मिलते हैं एआईटी में एआरटी में अपने उस डिपार्टमेंट के डिसीजन को चैलेंज करने में। तो पहले एआरटी की एप्लीकेशन होती है जो भी विद इन दैट टाइम आई थिंक 28 डेज देते हैं, तो उस दौरान आपको एआरटी में एप्लीकेशन डालनी है। फिर एप्लीकेशन डाल के जब आपकी वैलिडली एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी फिर ब्रिजिंग वीज़ा ई आपको अप्लाई करना है। तो आप ब्रिजिंग वीज़ा ई पे ही कंटिन्यू करोगे जब तक आपका एआरटी से केस वापस नहीं आता। अब चक्कर ये है कि इस दौरान बहुत सारे लोगों के पास जो ऐसे करते हैं, ना कोई स्किल्स असेसमेंट होती है ना कोई कुछ, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है क्योंकि इस दौरान ही आपको अभी एआरटी जब भी खुलेगी यस और नो जो भी उसका डिसीजन होएगा उस दौरान 1-1.5 साल के अंदर ही आपको कोई ना कोई पाथ वे डिटरमिन करना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ से प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हो। एक्सपीरियंस से ये प्लानिंग हो जा सकती है, नॉलेज से हो जा सकती है, बट अगर आप सिर्फ रिलाई करते हो सोशल मीडिया के वीडियोस के ऊपर या फिर ब्लॉग्स के ऊपर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है इसके ऊपर कई लोग डिपार्टमेंट को कॉल भी करते हैं, आई डोंट थिंक इट वुड बी मच हेल्पफुल। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको इमीडिएटली माइग्रेशन एजेंट से मिले। बहुत सारे अच्छे माइग्रेशन एजेंट बहुत अच्छा काम करते हैं। आप नियरेस्ट अपनी लोकेशन में आप सर्च करके आप जा सकते हो। अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो आप हमारे साथ मिल सकते हैं। अगर आप एडलेड में हो आप ऑफिस में आ सकते हो। अगर आप कहीं भी हो ऑस्ट्रेलिया में तो आप हमारे साथ जूम पे कंसल्टेशन बुक करवा सकते हो। हमारी जो डिटेल है वो स्क्रीन पे दी हुई है। अगले वीडियो में बात करूंगा वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में और उसमें क्या आपके ऑप्शंस होते हैं। कोशिश करता हूं कि इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूं ताकि अगले वीडियो में हम एआरटी के बारे में बात कर सकें इन टर्म्स ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय।